हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से सीएमआर क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके हिस्ट्री का सिलेबस की, और सिलेबस को हम लोग आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट लेक्चर्स लेके आऊंगा। एक एक चैप्टर को परत दर परत पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, मैप वर्क, हर तरीके की तैयारी होगी। आपको बस हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करना है, सभी वीडियोस को देखना है और आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। वो चैप्टर जहां आप लोगों को भारत की प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करना होता है। मेरा वादा आपसे है कि अगर आपने ये क्लास रेगुलर विजिट की तो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग 90 प्लस स्कोर्स आराम से कर पाएंगे। साथ साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी की, बोर्ड के साथ साथ सीयूईटी, या आप लोग आने वाले फ्यूचर में एसएससी या DSSB या जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के, उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। जल्द ही आप लोगों को इन सब की क्लासेस मिलने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे हमारा टॉपिक है ईंट, मनके और अस्थियां। पहला चैप्टर है आपके हिस्ट्री का। सबसे पहली चीज समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। कि आपको मालूम होगा कि प्राचीन समय में जो विश्व में जो सभ्यताएं रही, कितनी सभ्यताएं थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। इन सभी सभ्यताओं की जो समकालीन सभ्यता रही, भारत की जो सभ्यता थी, उसे क्या कहते हैं? उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी, यानी कि लंबे समय तक हमें यह पता नहीं था कि भारत की प्राचीन सभ्यता कौन सी है। वैदिक पीरियड से पीछे हमारा कोई इतिहास है या नहीं, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता की जो खोज हुई, उसके बाद ही पता चला कि भारत की जो सभ्यता है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। कि आज से लगभग 160 साल पहले, यानी कि जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों ने हम पे कब्जा करा हुआ था, तो उस समय पंजाब, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में ये इलाका है, में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। कुछ स्थानों पर जब खुदाई का कार्य चल रहा था, तो इस खुदाई के कार्य में, उत्खनन में, इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा का पुरास्थल मिला। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। कहाँ पर स्थित है हड़प्पा? पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। उन कर्मचारियों ने इसे खंडर समझा और यहाँ की हजारों ईंट उखाड़कर कहाँ ले गए? रेलवे लाइन बिछाने के काम में उन्होंने लगा दिया। आपको एक चीज याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। अभी मैं सारी डिटेल आप लोगों को दूंगा कि किस किस ने कैसे कैसे किसका योगदान रहा। तो पहला नाम आपको याद रखना है क्या? सर दयाराम साहनी। सर दयाराम साहनी ने ही पहली बार 1921 में किसकी खोज की? हड़प्पा की खोज की। क्योंकि सबसे पहले किसे खोजा गया था? तो हड़प्पा को खोजा गया था। इसीलिए इस नगर को किस नाम दिया, क्या नाम दिया गया? तो इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। उसके बाद अगले ही वर्ष 1922 में ID बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी साहब ने मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला, जो ये दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है आज के। ठीक। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई करवाई और हड़प्पा की मोहरें खोज ली। 22 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोजा, जो कि एक आधुनिक शहर था हड़प्पा सभ्यता का। इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि यह दोनों एक ही संस्कृति के भाग हैं। इसके बाद सन 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे उस समय? सर जॉन मार्शल। ये नाम याद रखेंगे आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सर जॉन मार्शल साहब ने यह अनाउंस किया, ये डिक्लेयर किया कि हमने क्या किया, हमने भारत की सबसे जो प्राचीन सभ्यता उसे खोज निकाला है, जिसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके नामकरण को लेकर दो धारणाएं प्रचलित हैं। पहली जो धारणा है वो यह है कि इस सभ्यता की खोज सबसे पहले किस जगह पे हुई? हड़प्पा में हुई। क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? हड़प्पा सभ्यता बोल दिया गया। पर बाद में ये देखा गया कि ये जितने भी स्थान हैं, ये देखिए, ये आपको भारत का नक्शे के थ्रू मैं समझाऊं चीजों को। यहाँ से एक नदी आती है, इसे कहते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये जितनी भी सभ्यता थी, वो सभ्यता के सभी स्थल इसी नदी के किनारों में बसे हुए थे, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी का मतलब होता है नदी किनारा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे क्या बोला गया? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले किसे खोजा गया था? तो हड़प्पा को खोजा गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी इसके स्थल मिले वो किस नदी के किनारे मिले? सिंधु नदी के तटों पर बसे हुए हैं, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीके क्या थे, ये लोग जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे, यानी कि जिंदा रहने के लिए कौन कौन से कार्य करते थे, तो ये लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार जैसी गतिविधियों को किया करते थे। अगर बात करें
हड़प्पा स्थलों से जो हमें अगर अनाजों में बात करें तो कृषि करते हैं थे, जिसमें गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद तिल, चना, बाजरा, चावल, ये सारी चीज़ें मिली हैं। आप लोगों को याद रखना है इंपॉर्टेंट कि चावल की खेती कम होती थी, चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले हैं। और अगर बात करें हड़प्पा स्थलों से जो जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, उसमें इससे पता लगता है कि ये लोग जानवरों को पाला करते थे। इस सभ्यता के लोग मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर का पालन करते थे। यहाँ मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा निवासी जानवरों का मांस भी खाते होंगे, उनके मांस का सेवन भी करते होंगे। अब बात करें हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि की टेक्नोलॉजी थी, कृषि प्रौद्योगिकी थी, वो किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा सभ्यता में मोस्टली जो खेती होती थी वो बैल या वृषभ के माध्यम से होती थी। इन लोगों को हल की जानकारी थी, खेत जोतने के लिए ये लोग बैल का प्रयोग करते थे। इतिहासकारों ने चौलिस्तान, जो कि कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान में है, और बनावली, हरियाणा से मिट्टी के हल प्राप्त किए हैं। किसके? मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप मिले हैं वहां से। इससे यह अनुमान लगाया लगता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती होगी। वहीं राजस्थान में एक जगह है कालीबंगन, कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एमसीक्यूज में पूछा गया है या फिर मैप में भी आता है कि वह स्थान जहां से हड़प्पा के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? ये कालीबंगन, राजस्थान से मिले हैं। यहाँ पर जहां अनुमान लगाया गया कि एक साथ दो अलग अलग प्रकार की फसलें होती थी। कहां पर? कालीबंगन में। एक साथ मान लीजिए खेत है, तो इस सेम खेत पर एक ही समय में दो अलग अलग प्रकार की फसलों को बोया जाता था इस शेप में। ठीक, खेतों में जो सिंचाई करने के लिए ये लोग यूज करते थे, उसमें नदी और नहरों से पानी लिया करते थे। अफगानिस्तान में एक जगह है सोर्तुगाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से नहरों के सबूत मिले हैं हमें। कुछ स्थानों में कुएं से भी पानी लिया जाता था। धोलावीरी में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। शायद इनका प्रयोग भी किसके लिए किया जाता होगा? कृषि कार्यों के लिए ही किया जाता होगा, राइट। अब बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक था। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता एक त्रिकोणीय सभ्यता थी। इसका आकार कैसा था? तो ट्रायंगल शेप का इसका आकार था। जैसे ये देखिए, ये आपका भारत का नक्शा है वर्तमान वाला, और यहाँ जो पाकिस्तान है हमारा, यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। तो इसका जो सबसे पश्चिमी छोर है उसे कहते हैं सुतका गेंडोर। क्या बोला जाता था? सुतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान में है। वहीं इसका जो उत्तरी छोर है, ये उत्तरी छोर क्या है? ये उत्तरी छोर है मांडा। क्या है? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में इसका पूर्वी छोर, और दक्षिणी छोर महाराष्ट्र के दायमाबाद में। तो अगर इसको हम लोग एक लाइन वाइज ड्रॉ करें तो ये एक ट्रायंगल शेप में निकल के आती है, एक त्रिभुजाकार निकल के आती है। क्लियरिटी कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर और दक्षिण में दायमाबाद तक फैला हुआ फैली हुई एक सभ्यता थी। अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। आप सभी ने अभी समझा कि मोहनजोदाड़ो, जिसकी खोज 1921 में हुई थी, इसे राखल दास बनर्जी साहब ने खोजा था। राखल दास बनर्जी ने खोजा था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था, लेकिन सबसे अधिक जो प्रसिद्ध रहा वो कौन था? मोहनजोदाड़ो था। हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हैं, याद रखेंगे आप लोग। पुरास्थल क्या होता है? तो पुरास्थल ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थान पर या जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन में मृत भांड, मिट्टी के बर्तन, इमारत या इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने लिए किया होगा, जिन्हें छोड़कर वह कहीं और चले गए। हजारों वर्षों के बाद यह अवशेष जमीन के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। यह एक नियोजित शहरी केंद्र था। कौन? मोहनजोदाड़ो। यह भवनों के निर्माण से पहले इसका पूरा नियोजन किया जाता था, यानी कि घर बनाने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग की जाती थी, डिजाइन वगैरह तैयार किए जाते थे यहाँ पर। अब बात करें हड़प्पा की, तो यहाँ पर बस्तियों को दो भागों में बांटा गया था। मोहनजोदाड़ो में यहाँ बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। बात करें दुर्ग की, तो यह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई जाती थी। पहले चबूतरा या बेस तैयार किया जाता था और उसके ऊपर घर का निर्माण किया जाता था। दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था। यह दीवार से निचले शहर से अलग की गई थी कि ये प्रॉपर मान लीजिए दुर्ग है आपका, यहाँ आता हूँ, ये दुर्ग और ये निचला शहर, दोनों को ही दीवार से घेरा गया था, अलग किया गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। यहाँ से हमें एक माल गोदाम मिला है। माल का निचला हिस्सा ईंट से बना था, जिसके
इसके साक्ष्य मिले हैं। इसका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो चुका है, जो संभवतः किससे बना होगा, लकड़ी का बना होगा। कि यहाँ से हमें जो माल गोदाम मिला है, वो माल गोदाम की चारों दीवारें तो हमें मिली हैं, पर जो ऊपर की छत थी वो संभवतः लकड़ी की बनी होगी और वो नष्ट हो चुकी है। यहाँ से हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ग्रेट बात। यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। आपको जैसे आप स्विमिंग पूल में होते हो और नीचे तक उतरने के लिए सीढ़ियां होती है, वैसे यहाँ सीढ़ियां थी। जलाशय से पानी एक बड़े नाले के द्वारा बहा दिया जाता था। यह एक अनोखी संरचना थी। संभवतः जो इसका प्रयोग करते होंगे हड़प्पा वाले लोग, वो एक विशेष प्रकार के अनुष्ठानों को यूज करने के लिए, कि अनुष्ठान में जो स्नान करते हैं उसके लिए यूज करते होंगे। इसके बाद जो यहाँ का निचला शहर है, ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय भवन थे, लोगों के रहने के लिए घर थे। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा हुआ था। निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। यह चबूतरे नींव का काम करते थे। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम या मेहनत या मजदूरी की आवश्यकता पड़ती होगी। अब बात करें इसकी जल निकासी प्रणाली की, कैसे इसकी जल निकासी प्रणाली की थी। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था, जल निकासी प्रणाली थी, वह इसकी सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी। हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ साथ जल निकासी व्यवस्था भी की गई थी। सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति, क्या होता है ग्रिड पद्धति, यानी इसका मतलब कि समकोण, क्या समकोण, या जहां पर नालियां एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें, उसे क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब ये जो आपका कट है ये 90 डिग्री पे है, तो ये ग्रिड पद्धति है। कैसी पद्धति, ग्रिड पद्धति है। वह एक दूसरे को समकोणों पर काटती थी। हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा लगता है कि पहले यहाँ नालियों के साथ गलियां बनाई गई, उसके बाद गलियों के अगल बगल मकान बनाए गए। प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों में जाता था और इन नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। यह नालियां बाहर जाकर बड़े नालों में मिल जाती थी, जिससे सारा पानी नगर से बाहर चला जाता था। ये नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई थी। सामान्यतः ये कवर्ड होती थी, ढकी हुई होती थी। अब बात करें गृह स्थापत्य कला की, कि यहाँ जो भवन निर्माण की कला थी, गृह स्थापत्य कला था, वो किस प्रकार का था। तो मोहनजोदाड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन यानी रहने के लिए घर मिले हैं। यहाँ के आवास में एक आंगन, बीच में एक आंगन, उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन खाना बनाने के लिए, कताई करने के लिए, इन सब कामों के लिए यूज किया जाता था। यहाँ एकांतता यानी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। भूमि तल ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था। हर घर में अपना एक स्नानागार होता था। इसमें ईंटों का फर्श होता था। स्नानागार पर पानी नाली के जरिए सड़क वाली नाली में बहा दिया जाता था। यानी कि जो इनके घर थे, पहली चीज कि यहाँ प्लानिंग के साथ घर बने गए, जिसमें बीच में आंगन, आंगन के चारों बगल कमरे होते थे। आंगन का प्रयोग ये लोग खाना बनाने के लिए, कताई करने के लिए, इन सब के लिए करते थे। यहाँ प्राइवेसी का या एकांतता का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए घर हैं इनके, वहाँ खिड़कियां नहीं मिली हैं। जो इनका मुख्य द्वार था, आप उससे आंगन का अवलोकन नहीं कर सकते। मान के चलिए ये कमरा है, घर है, और ये इस घर का मेन गेट है, मुख्य द्वार है, ठीक। अब ये गली है। अब आप गली से जाते हुए आंगन में नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में एक दीवार होती थी। आप जब गली से आंगन में एंटर लेंगे तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो आंगन में क्या चल रहा है वो गली से चलता हुआ इंसान नहीं देख सकता। हर घर में एक स्नानागार होता था, एक वॉशरूम होता था। इसमें ये फर्श के ईंटों का बना हुआ था। स्नानागार का जो पानी था वो गली की नालियों में, और यहाँ से फिर वो बाहर निकाल दिया जाता था। कुछ घरों पर छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। इससे पता चलता है कि यहाँ 2 मंजिल के घर वगैरह होंगे। और कई घरों में हमें कुएं भी मिले हैं। कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने वाले लोग भी पानी पी सके। यानी कि जो वो घर या वो कमरा जो कहाँ से लगता था, जो गली से लगता था, उसमें कुएं का निर्माण किया जाता था, ताकि अगर कोई व्यक्ति बाहर से चल के आ रहा है तो वो भी उसका पानी पी सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता गया है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या कितनी थी, तो 700 से अधिक कुएं हमें प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, राइट। अब बात करेंगे यहाँ के सामाजिक भिन्नता की, कि हड़प्पाई समाज में भिन्नता का अवलोकन या कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए इतिहासकार 2 चीजों का प्रयोग करते हैं, सावधान और विलासिता की वस्तुओं का। कि हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं होती हैं। सामाजिक आर्थिक भिन्नता का मतलब है यहाँ पे कि अमीर गरीब के बीच जो डिफ्रेंशिएट है, वहाँ पे भी था, तो बिल्कुल था, वहाँ भी अमीर गरीब हुआ करते थे। इन भिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकार कई तरीकों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं तरीकों में सावधान का अध्ययन करना है। सावधान का मतलब क्या, कि अंतिम संस्कार की विधि। कि हड़प्पाई लोग अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाकर करते थे, यानी यहाँ लोग दफनाते थे। पर याद रखिएगा, बहुत सारी जगहों से जलाने के साक्ष्य भी मिले हैं। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि कई कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी,
कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई थी। इसलिए बात है कि जो लोग अमीर होंगे या पैसे वाले होंगे, वेल्थी होंगे, वो अपनी कब्रों को बाकायदा ईंटों से चुनते होंगे। इतना ही नहीं, ये लोग एक ऐसी मान्यता में विश्वास करते थे कि इंसान मरने के बाद क्या होता है, तो मरने के बाद भी वो अपने अगले जीवन में उन वस्तुओं का यूज करता है जो उसने इस जीवन में किए हैं। तो उस व्यक्ति के साथ जो उनकी मुख्य मुख्य वस्तुएं होती थी वो भी दफना दी जाती थी। कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण भी दफनाए गए जाते थे। शायद लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे कि बंदा जहाँ गया है वहाँ इनका फिर से यूज करेगा। यह सोचकर दफनाते थे कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा। पुरुष तथा महिला दोनों के कब्र में से आभूषण मिले हैं हमें। कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण मतलब शीशा होता है वो, मनके से बने हुए आभूषण भी मिले हैं। मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही थे। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। इनमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। राइट। अगला आपका विलासिता की वस्तु या लग्जरियस गुड्स। क्या ये तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए इतिहासकार एक तरीका अपनाते हैं, इसमें विलासिता की वस्तुओं को प्रयोग करते हैं। देखिए, वस्तुएं दो तरीके की होती हैं। एक ऐसी वस्तु जो आप दैनिक जीवन में रोज प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लग्जरियस होते हैं जिसे आप रोज प्रयोग नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके घर में आटा पीसने की चक्की, सुई धागा, है ना, मसाले पीटने का कुटने का सिलबट्टा, ये सब कॉमन चीजें मिल जाएंगी। बट एयर कंडीशन, AC हर घर से नहीं मिलती। 4 व्हीलर, लग्जरियस चीजें, डायमंड, ये सब हर घर से नहीं मिलता, है ना। तो ऐसे में यहाँ से कौन कौन सी विशेषताएं आई, तो उपयोगी वस्तुओं वह होती थी जो रोजमर्रा के उपयोग में लाई जाती थी, जैसे चक्कियां, मिट्टी के बर्तन, सुई, ये सब क्या है, उपयोगी वस्तुएं हैं। यह वस्तु में है पत्थर तथा मिट्टी जैसी सामान्य पदार्थों की बनाई जाती थी ये वस्तुएं। यह बस्तियां सामान्यतः रूप से आसानी से उपलब्ध थी। ये बस्तियों में सामान्यतः उपलब्ध हो जाती थी। ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती थी उन्हें क्या कहते थे, विलासिता की वस्तुएं कहते थे। जो महंगी तथा दुर्लभ होती थी, ऐसी वस्तुओं को पुरातत्व कीमती मानते थे। जैसे फ्योंस के पात्र हो गए। फ्योंस के पात्र कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था, क्योंकि इनको बनाने के लिए घिसी हुई रेत, रंग, चिपचिपे पदार्थ, इन सबको मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता था और उसी को पकाकर क्या बनता था, फ्योंस नाम का एक पात्र बनता था। ऐसे महंगे दुर्लभ पदार्थ से बनी वस्तुएं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही मिली हैं। कहाँ से, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी बड़ी बस्तियों से ही मिली हैं ये विलासिता की वस्तुएं। छोटी बस्तियों से सामान्यतः कम मिली हैं। सोना भी उस समय क्या था, शायद दुर्लभ ही होगा, क्योंकि इस समय जैसे आज महंगा है सोना, तो वैसे ही उस समय भी दुर्लभ होगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से रहे, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि मैप के रिगार्डिंग और MCQ में पूछा जाता है। तो पहला है लोथल। कहाँ पर स्थित है ये, वर्तमान से जो गुजरात में स्थित है। कालीबंगन आपका राजस्थान में स्थित है। नागेश्वर गुजरात, धोलावीरा गुजरात, चुनहुदड़ो आपका पाकिस्तान में स्थित है। बालाकोट पाकिस्तान में है। कोटदीजी पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी और बनावली आपके हरियाणा में पड़ते हैं। वहीं सुरकोटड़ा और सुरकोटड़ा है आपका, ये गुजरात में पड़ता है। रोपड़ आपका पंजाब में है। अलीगढ़ जो आलमगीरपुर है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। मांडा कश्मीर में। और सुतका गेंडोर कहाँ पर है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर ऑल क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आएँ, मैंने कहा ना कि आज मैंने पहली क्लास शुरू की है और आने वाली क्लासेस जितनी भी होंगी हमारी, पूरे के पूरे जो आपके 12 से 13 चैप्टर्स आपके सिलेबस के हैं, सारा पढ़ाऊँगा। तीनों की तीनों किताबें एक एक थॉट के साथ, मतलब कंटेंट के साथ भी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग। तो आपको बस जुड़ना है चैनल के साथ। राइट। इसके साथ साथ बात करें कि यहाँ पे जो शिल्प उत्पादन होता था वो किस प्रकार होता था, तो शिल्प उत्पादन के लिए ये लोग चनहुदड़ा नामक एक स्थान जो वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, इनका शिल्प उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्प कार्य क्या क्या, तो मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु के कार्य, मुहर का निर्माण करना, बाट बनाना, ये सब कहाँ आते थे, तो शिल्प उत्पादन के कार्यों में ये सब आते थे। अगर बात करें मनकों का निर्माण कैसे किया जाता था, तो मनका का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता था। जैसे करलेनियन जो सुंदर लाल रंग का होता था, ये जैस्पर, सफ्टिक, क्वार्टिज और सेलखड़ी, ये ऐसे पत्थर हैं जिन पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं धातुओं की बात करें तो सोना, तांबा और कांसा, शंख, फ्योंस और पक्की मिट्टियां, ये सभी क्या हैं, ये सभी मनकों के प्रकार हैं जो वहां पे बनाए जाते थे। साथ साथ कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। यह मनके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित आदि आकार के होते थे। इन पर चित्रकारी करके इन्हें सजाया जाता था। मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल भी किया जाता था। इन्हीं के अनुसार इनको बनाने की
तकनीक में भी बदलाव किया जाता था। सैलखड़ी एक मुलायम पत्थर था जो आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। कुछ मनके ऐसे थे जिन्हें ऐसे भी मिले हैं हमें, जिन्हें सैलखड़ी के चूर्ण को सांचे में ढालकर बनाया गया था या विभिन्न आकार के बने गए थे। तो मोस्टली यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता में किन पत्थरों के बनते थे। तो सैलखड़ी, कोर्टाज, ये सब याद रखेंगे आप लोग। जो कार्नेलियन है, यह लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल के को आग में पकाकर बनाते थे। मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने की प्रक्रिया, यह ये सभी चीजें इसमें की जाती थी। लोथल, चनहुदड़ो, धोलावीरा से छेद के उपकरण हमें मिले हैं कि कैसे इन मनकों में छेद किया जाता था, क्योंकि उसमें छेद करके आप वहां धागा पिरोकर माला वगैरह बनाते हैं। नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप थी, इसलिए यहाँ से क्या मिलता था, तो शंख की वस्तु, चूड़ियाँ, करिछियाँ और पच्चीकारी जैसी चीजें यहाँ बनाई जाती थी। पच्चीकारी का मतलब होता है किसी के ऊपर नक्काशी वगैरह करना। यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरी बस्तियों तक क्या करा जाता था, लेके जाया जाता था। इतिहासकार कैसे ये पता लगाते थे कि ये जो जगह है, कोई भी जगह हड़प्पा की मिली, वो उत्पादन केंद्र है जहाँ शिल्प उत्पादन किया जाता था। तो इसके लिए इतिहासकार कुछ विशेष तकनीकों का प्रयोग करते थे। जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था वहाँ कच्चा माल तथा त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट मिला है। इससे इतिहासकार अनुमान लगा लेते थे कि इन स्थानों में शिल्प उत्पादन कार्य होता है। समझिए बात को ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लकड़ी का सामान बनता है, कुर्सी वगैरह या बेड वगैरह बनाए जाते हैं लकड़ी के। तो जब वो लोहार या वो कारपेंटर उस लकड़ी को वो बेड बनाएगा, तो बेड बनाते समय वो लकड़ी को घिसेगा, लकड़ी का बहुत सारा बुरादा, उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो गिरेगा आसपास, और वो आसपास की जगहों पर जमा हो जाएगा, राइट। अब इन फ्यूचर अगर आप वहाँ से लकड़ी का काम हटा भी दें, तो भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि यार यहाँ ना कोई लकड़ी वाला काम हुआ है, क्योंकि जगह को देख के आपको फीलिंग आ जाएगी वैसी। तो ऐसे ही क्या करते हैं इतिहासकार, ये देख के पता लगाते हैं कि जहाँ पर शिल्प का उत्पादन होता होगा उनसे थोड़ा जो कच्चा माल निकलता होगा या टूट फूट होती होगी, उसका जो कूड़ा करकट होगा वो उस जगह से मिला है, राइट। पुरातत्व सामान्यतः पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चा माल, शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट ढूंढते हैं। इनसे निर्माण स्थल तथा निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती है। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था तो इनके टुकड़े कूड़े के रूप में क्या होते थे, वहां फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोड़कर छोटे आकार की जो वस्तुएं बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। होता है ना, जैसे कि आपने एक बड़ी लकड़ी काटी और बड़े क्या करता है, उस बड़ी लकड़ी को काट के कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, पटरी हो गई बैठने की या चकला वेलन वगैरह हो गया, ऐसी चीजें वो बना देता है। लेकिन जो अति सूक्ष्म पत्थर के टुकड़े होते थे उनका उपयोग नहीं हो पाता था, जिस कारण उसे कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। यह टुकड़े पुरातत्वविदों के लिए महत्वपूर्ण होते थे। क्लियरिटी कि इतिहासकार किस प्रकार उत्पादन के केंद्रों का पहचान करते थे, तो इतिहासकार उत्पादन के केंद्रों का पहचान इस आधार पर करते थे कि जहां भी शिल्प का उत्पादन होता था वहां उसका जो कच्चा माल होगा, उसके जो छोटे मोटे टुकड़े होंगे, जो बड़े टुकड़े होंगे वो तो शिल्पकार यूज कर लेते होंगे, उसका कुछ और वस्तु बना लेते होंगे, पर जो छोटे होंगे, इतने छोटे या बारीक टुकड़े होंगे जो वहां के आसपास जमा हो गए होंगे, तो उस तरीके की चीजें जब उस कार्यस्थल से मिली हैं तो हड़प्पा कि इन स्थलों को देखकर इतिहासकारों को ने अनुमान लगाया कि वही केंद्र होंगे जो क्या होंगे, यहाँ से हमें उत्पादन के केंद्र वगैरह मिले, राइट। इसमें कौन कौन सी जगह आपको याद रखनी है, तो मैंने आपको जगह बताई सारी कि आप लोथल, चनहुदड़ो, धोलावीरा, साथ नागेश्वर, बालाकोट जैसी बस्तियां भी देखेंगे जो समुद्रों के पास थी। ओके, अब बात करते हैं कि शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति कैसे करते थे, कि लोग कच्चा माल कहाँ से लाते थे। तो कच्चा माल लाने के लिए ये लोग दो तरीके का व्यापार करते थे, एक तो इंटरनल आंतरिक और एक बाहरी व्यापार भी करते थे कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैसे मिट्टी वगैरह तो इनके स्थानीय स्तर पे थी, और दूर से भी कुछ वस्तुएं लाते थे जैसे पत्थर, लकड़ी और धातु जलोढ़ मैदान के बाहर से मंगाई जाती थी ये सारी चीजें। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला जो माल था वो कैसे आता था, कि हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। ये लोग नागेश्वर, बालाकोट से शंख मिलता था इनको, अफगानिस्तान में शोरतुगाई से नीले रंग का लार्ज वर्धमणि नामक पत्थर मिलता था, लोथल से कार्नेलियन पत्थर, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और गुजरात, उत्तरी गुजरात से मिलता था। साथ साथ राजस्थान के खेतरी उसे तांबा ये लोग लेते थे, और दक्षिण भारत से इनको सोना भी मिलता था। तो ये सारी जगह मैंने आपको बता दी कि कहां से इन लोगों को क्या क्या चीजें प्राप्त होती थी। इसके साथ साथ अब बात करें इनके सुदूर क्षेत्रों के संपर्क क्या थे, तो ये लोग इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे, बाहरी व्यापार भी करते थे। हाल के कुछ वर्षों में कुछ पुरातात्विक खोजों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि तांबा ओमान से आता था। कहां से लाया जाता था? तांबा ओमान से लाया जाता था। ओमान के तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं।
एक हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी होती थी। कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें ओमान से प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया के लेख में मगान शब्द था। मगान संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी मेसोपोटामिया से जो हमें लेख मिले हैं और हम उसको पढ़ने में जितना सफल हुए हैं, उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा मगान, जो किसके लिए यूज किया जाता होगा? मेसोपोटामिया के लिए यूज किया जाता होगा। सुमेर वर्ड एक यूज उसमें मिला। जो सुमेर हम किसके लिए यूज करते थे? तो सुमेर हम लोग मेसोपोटामिया के लोगों के लिए किया करते थे उस टाइम पे। सॉरी, मेसोपोटामिया के लोग हमारे लिए वो यूज करते थे। लंबी दूरी के संपर्कों में अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा की मोहर, बाट और मनके, सभी चीजें हमें मिली हैं। अब बात करें मोहर और मुद्रण क्या होता था इनका, तो मोहर और मुद्रण का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था। देखिए समझिएगा चीजों को ध्यान से, पहले सरल भाषा में समझ लीजिए आप लोग कि मान लीजिए मुझे कोई सामान भेजना है कुरियर से। आज भी आपके पास जब कोई कुरियर आता है तो बकायदा उसकी पैकेजिंग होती है। अगर वो पैकेजिंग फटी हुई है कहीं से भी तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो फ्रेश पीस चाहिए, राइट। होता क्या था उस समय, मान लीजिए एक बर्तन है, मर्तबान है कोई, उसमें कोई सामान रखा गया, उसके ऊपर कपड़ा या कोई बोरी वोरी धागे बांध दिया गया, उसको प्रॉपर टाई किया गया, गांठ बांधी गई रस्सी से, और जहां गांठ बंधी है उसके ऊपर चिकनी मिट्टी को डाला गया, राइट, मिट्टी को गीला करके उसके ऊपर डाला गया और उस पर एक मोहर या एक ठप्पा मार दिया जाता था। अब वो सामान जहां पहुंचेगा, अगर वो मोहर टूटी हुई है, वो टूट गई है, तो यानी कि बोरे के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है। अगर नहीं टूटी, साबुत है, तो इसका मतलब कोई खिलवाड़ नहीं किया गया, राइट। जो उदाहरण है कि किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो उसी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। थैले के मुख को रस्सी से बांध दिया जाता था, उसके मुख पर थोड़ी सी गीली मिट्टी को जमा कर दिया जाता था, उस पर मोहर से दबाया जाता था, जिससे उस गीली मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ जाती थी। यदि थैला अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले उस पर मोहर के निशान को कोई नुकसान पहुंचता था तो इसका अर्थ क्या है कि थैले के साथ कोई छेड़खानी की गई है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था कि मुद्रांकन यानी जो आपका मोहर है उसके ऊपर, उस मोहर से भेजने वाले की आइडेंटिटी, उसकी कंपनी का नाम भी पता चलता होगा, राइट। अब बात करें हड़प्पाई लिपि के बारे में, तो हड़प्पा की जो लिपि है इसे रहस्यमय लिपि या चित्रात्मक लिपि कहते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। इस लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच रही है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, ठीक। हड़प्पा लिपि की एक रहस्यमय लिपि है, क्यों? क्योंकि इसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से जो हमें बाट मिले हैं, जिनको वजन करने के लिए, वेट करने के लिए यूज करते थे, तो बाट मूलतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बड़ों का प्रयोग आभूषण और छोटे जो बड़े नहीं है, बाट होगा शायद, गलत, छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। और धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं यहाँ से। यह बाट देखने में बिल्कुल एक साधारण होते थे, इनमें किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाया गया था। हड़प्पा संस्कृति में शासन किस प्रकार होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के शासन थे, ये पता लगाएं कि यहाँ राजतंत्र था, लोकतंत्र था, या फिर यहाँ पे एक राजा शासन करता था, तानाशाही व्यवस्था थी। तो ये इतिहासकार जब जितनी भी चीजें हमें मिली हैं उनको देख के ये जानकारी लगाते हैं कि यहाँ पे किसका शासन था। तो इसके बारे में अधिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः हड़प्पाई समाज में जिसका भी शासन रहा होगा, उन्होंने जटिल फैसले लिए और उनको क्रियान्वित भी किया, यानी कठोर फैसले लिए गए, क्योंकि हड़प्पा की पूरा वस्तुओं में एक रूपता दिखाई देती है। जैसे मोहर, बाट, मनके, ईंट, ये सब हर जगह से कैसे मिले हैं? हमें एक जैसे ही मिले हैं, प्रॉपर, राइट। लेकिन सब में एक रूपता थी। संभवतः ईंट का उत्पादन केवल एक केंद्र पर नहीं बल्कि अलग अलग केंद्रों पर होता होगा। हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली थी, फिर भी जम्मू, गुजरात, पाकिस्तान अधिकतर स्थानों पर एक ही आकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा को लेकर पुरातत्वविदों में मतभेद है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर प्रसाद शासक मोहनजोदाड़ो से एक विशाल भवन मिला है जिसे प्रसाद की संख्या दी गई है, लेकिन यहाँ से कोई भव्य वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दिया गया, लेकिन इसके भी विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले हमें। तो यानी प्रिस्ट किंग या पुरोहित राजा का यहाँ पे शासन होता होगा, ये इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शासक नहीं थे, सभी की स्थिति समान थी। कुछ कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं थे बल्कि यहाँ एक से अधिक शासक थे, जैसे मोहनजोदाड़ो का अलग राजा, हड़प्पा का अलग राजा, ये सब अलग अलग थे। कुछ इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राजा था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विशाल क्षेत्र में होने के बाद भी
विभिन्न स्थानों से कैसी एक जैसी चीजें मिली हैं, जैसे पूरा वस्तुओं का सामान मिलना, नियोजित बस्ती, ईंटों का समान आकार, ये सारी चीजें मिली है, राइट। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इसके अंत के कारण क्या थे। तो पहला जो कारण है वो है बाढ़ आना। आप सभी को ने अभी पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तटों पर बसी हुई थी। क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी तो इसकी पूरी संभावना है कि नदी का जल स्तर बढ़ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी और आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए होंगे। और समय के साथ जब वाष्पीकरण हुआ, वो जल सूख गया, तो वो सारी जब नदी अपने साथ कीचड़ या गाद लेके आई, उसके अंदर वो शहर दब गया। और जब 1920-21 के आसपास जब रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ, तो उसके ऊपर से जब ईंटें हटाई गई, तो मिट्टी हटाई गई जमीन को बराबर करने के लिए, तो नीचे से वो पूरी की पूरी सभ्यता निकल के आई। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया हो, ये भी संभावना हो सकती है कि सिंधु नदी का जलस्तर कम हो गया हो, सूखा पड़ गया हो और लोगों ने वो जगह छोड़ दी हो। भूकंप, जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक आपदा भी इसके लिए जिम्मेवार रही, वनों की कटाई भी जिम्मेवार रही और आर्यों का आक्रमण। एक इतिहासकार है मैक्स मूलर, नाम याद रखेंगे आप लोग, कई बार पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, इतिहासकार मैक्स मूलर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण रहा वो था आर्यों का आक्रमण। देखिएगा ध्यान से, आप लोग चीजों को समझ लीजिएगा। ये हड़प्पा सभ्यता थी, इस प्रकार की हमारी हड़प्पा सभ्यता है। अब इधर मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया क्या है, मध्य एशिया। जैसे आप लोग अगर वर्तमान में देखेंगे तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी जो कंट्रीज हैं वो किसका पार्ट है, वो मध्य एशिया का पार्ट है, जो आप लोग पॉलिटिकल साइंस वगैरह में पढ़ते होंगे। मध्य एशिया से आर्यंस आए। कौन आए, आर्य आए, आर्य आए। अभी आर्य कौन थे, तो आर्यों ने क्या किया, वैदिक सभ्यता बसाई। कैसी सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता। तो इतिहासकार मैक्स मूलर ये कहते हैं कि जो जब यहाँ से आर्यंस आए, आर्य इधर आए और आर्यों ने आके क्या किया, आर्य ने इन सभ्यता को, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को खत्म किया, उनसे युद्ध किया होगा और इसके बाद यहाँ पे आर्य सभ्यता स्टार्ट हो गई। तो उसके ये मेन कारण क्या है कि आर्यों का आक्रमण, राइट। अब कुछ इतिहासकार हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कनिंघम कौन था, पहली चीज ये समझिए। फिर कनिंघम्स कंफ्यूजन या कनिंघम का भ्रम देखेंगे हम लोग कि कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। कनिंघम ने 19वीं शताब्दी में के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया। यह लिखित स्रोतों पर अधिक विश्वास करता था। अब क्योंकि यह लिखित स्रोतों पर ज्यादा विश्वास करता था, इसलिए यह हड़प्पा की वस्तुओं को समझने में चूक गया। यही कनिंघम का भ्रम है, राइट। इसे ही कनिंघम्स कंफ्यूजन कहते हैं। कि अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेजी अधिकारी ने जब हड़प्पाई मोहर दिखाई तो कनिंघम यह नहीं समझ पाए कि वह मोहर कितनी पुरानी थी। कनिंघम ने उस मोहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। यानी कि जब उनके पास वो वस्तु आई, वो मोहर देखी उन्होंने हड़प्पा की, और हड़प्पा की मोहर को देखकर उन्होंने उस आसपास के राजा महाराजा पे टिका दिया कि इनमें से किसी की होगी, कहाँ इतना पुरानी इंडियन हिस्ट्री है। उसको इस बात की जानकारी थी नहीं, ये इसका भ्रम था। वे उसके महत्व को समझ नहीं पाए और वह मोहर कितनी प्राचीन थी ये उन्हें जान नहीं पाए। कनिंघम ने यह सोचा कि मोहर भारतीय इतिहास पर का प्रारंभ यानी गंगा घाटी के पास जो पनपा, जो वैदिक पीरियड या उसके बाद जो आपका महाजनपद काल रहा, इस समय का ही कोई होगा ये मोहर, और वो इसको चूक गए, राइट। वह मोहर गंगा घाटी के शहरों के आसपास ही उनको नजर आई। अब इतिहासकार उत्खनन के लिए क्या तकनीक अपनाते हैं, तो सामान्य तौर पर सबसे नीचे के स्तर पर मिली वस्तुएं प्राचीन मानी जाती हैं कि पहले जो वस्तु होगी फिर उसके ऊपर वाली वस्तु उससे नहीं, उससे नहीं, उससे नहीं, ऐसी वस्तुएं मिलती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर मिली वस्तुएं नवीनतम मानी जाती हैं। इसी के आधार पर वस्तुओं का कालखंड निर्धारित किया जा सकता है। जॉन मार्शल को भी कनिंघम की तरह आकर्षित खोज में दिलचस्पी थी। यह रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानने को उत्सुक थे। सर जॉन मार्शल पुरातत्व के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा करते थे। इनका मानना था कि यदि पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन होना चाहिए। अब एक नाम आता है R.E.M. व्हीलर। व्हीलर साहब का योगदान कई बार पूछा जाता है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने कौन, व्हीलर, और इन्होंने उत्खनन की समस्या को उनका निदान किया। इन्होंने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर जुताई की बजाय टीले के विन्यास का अनुसरण करना अधिक महत्व समझा इसको। अब लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंतिम टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषताएं क्या क्या थी। तो आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली है, इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई। विशाल स्नानागार और कालीबंगन और लोथल से यहाँ पे अवशेष मिले हमें। वेदियां और संरचनाओं को अनुष्ठानों महत्व के लिए यूज किया जाता होगा। कुछ मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य चित्र भी मिले हैं। कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण किए गए हैं। ऐसा माना जाता था कि हड़प्पाई लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ये लोग पेड़ पौधे नदी वगैरह की पूजा करते होंगे, पहाड़ों की। कुछ मोहर में एक व्यक्ति योगी के रूप में बैठा हुआ दिखाया गया है, जो क्या है, पशुपति इनको नाम दिया गया।
कभी कभी इन्हें जानवरों से घिरा भी दर्शाया गया। संभवतः यह शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता रहे होंगे। पत्थर के शंकु आकार वस्तुओं को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। राइट, तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मैंने आपसे वादा किया कि आने वाले समय में मैं आप लोगों को हर 1-2 दिन बाद आपको प्रॉपर क्लास नजर आएगी। मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चैनल पे आना है, रेगुलर विजिट करना है, वीडियोस को पूरा देखना है और अपने एग्जाम की तैयारी को पुख्ता करके 30 मार्च, जी हाँ याद रखिएगा ये डेट, 30 मार्च को जो आपका एग्जाम डेट है, इस दिन आप बिल्कुल फतह कर सकें, पतंग लहरा सकें और जब आपका मई में रिजल्ट आए तो आप अपने आप को प्राउड फील कर सकें। ये मेरा आपसे वादा रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा तो कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। राइट, फिलहाल के लिए आप सभी को धन्यवाद।